हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज मैं एक और लेके आ गया हूँ। इसका जो पार्ट टू था, ये पार्ट टू में करा रहा हूँ। ये पार्ट टू भी आज लेके आ गया हूँ मैं। जो अति लघु उत्तरी थे 2024 वाले मैंने करा दिए। अगर आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और मैंने ये जो 2024 के आज मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ। 2024 के अति लघु उत्तरी प्रश्न जो है, जो 2024 के 7 सेटों में आए थे, आपको पता होगा। उत्तर प्रदेश में 7 सेट होते हैं। 7 सेट के मैं बहुविकल्प भी करा चुका हूँ। और उसके बाद में कल वाली जो वीडियो थी उसमें क्या था, उसमें मैंने अति लघु उत्तरी कराए थे। 2025 वाले कराए थे। वो क्या थे, वो भी 7 सेट थे। उसके 2025 के वो पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है। और इसमें आपको 2024 के मैं अति लघु उत्तरी कराने वाला हूँ। जो 7 सेटों में आए थे, ये क्वेश्चन अगर आप पढ़ के जाएंगे तो आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। और इसी प्रकार से मैं ये जो सीरीज चला रहा हूँ, इसमें आपकी अब अगली वीडियो आएगी, वो क्या होगी, वो उसमें लघु उत्तरी प्रश्न होंगे, फिर दीर्घ उत्तरी प्रश्न होंगे। इसी प्रकार से चित्र जितने भी इंपोर्टेंट होते हैं, जो क्वेश्चन 7 सेटों में आते नहीं आपको, मैं टोटल कितने 14 सेट, मेरा एक टारगेट ये है कि 14 सेट कराना है आपके लिए। 7 कराना है 2025 वाले, और 7 कराना है, कौन से 7 कराना है, 2024 वाले। तो ये वाले क्या है, ये मैं कराने वाला हूँ। इसी प्रकार से अगर आपने 2 साल की 14 सेट अगर आपने कंप्लीट कर ली, तो आपका कोई भी एग्जाम, कोई भी जो प्रश्न होगा एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। तो आज हम शुरू करते हैं। जो अनसोल्व पेपर है, अनसोल्व पेपर 2024 के 7 अनसोल्व पेपर है, इसके अति लघु उत्तरी स्टार्ट करने वाले हैं। और कल की वीडियो में पार्ट 1 देखा था, उसमें क्या था, 2025 के जितने अति लघु थे वो हमने सब देखे थे। आज शुरू करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन दिया सेट 1 का। ये 2024 में सेट आया था, 348 जीबी था ये। इसको हम देखने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन है इसमें आपको पता है, हर सेट में 5 क्वेश्चन दिए होते हैं, वो 5 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं सभी। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, शुक्राणुओं का पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाओं के नाम लिखिए। तो शुक्राणु कोशिका, जो शुक्राणु होते हैं उनके लिए वो कौन सी कोशिका होती है, शुक्राणु के लिए पोषण प्रदान करती है, वो होती है सर्टोली सेल। इनके लिए नर्व सेल भी कहते हैं। तो ये कोशिका क्या होती है, ये कोशिका क्या करती है, शुक्राणु के लिए पोषण प्रदान करती है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, एमटीपी और जिफ्ट का पूरा नाम लिखना। तो एमटीपी होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। उसका जिफ्ट की बात करते हैं तो जिफ्ट का होता है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। यानी कि जाइगोट होता है, जाइगोट आपको पता हो 8 जैसे अगर 8 केंद्र की होता है, अगर 8 केंद्र जो 8 कोष की होता है, 8 सेल का जो होता है जाइगोट, इसे क्या कहते हैं, ये होता है युग्मनज होता है, जो 8 सेल का युग्मनज होता है। इसके लिए हम इसके लिए हम अंडवाहिनी में ट्रांसफर करते हैं। किसमें करते हैं, अंडवाहिनी में ट्रांसफर करते हैं। इसके लिए हम अंडवाहिनी में ट्रांसफर करते हैं। तो इसके लिए हम क्या कहते हैं, इसके लिए कहते हैं जेड आई एफ टी कहते हैं, इसे जिफ्ट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, जिफ्ट कहते हैं। अगर बात करें, अगर 32 सेल का होता है तो उसके लिए यूट्रान में यूट्रस होता है, जो गर्भाशय होता है, उसमें ट्रांसफर करते हैं। ये है 8 सेल का, तो इसके लिए हम किसमें करेंगे, इसके लिए हम करेंगे, ये जाइगोट होता है, इसके लिए किसमें करेंगे, इसके लिए करेंगे फैलोपियन का है। तो इसका ये इन दोनों का मतलब जो ये था फुल नेम था, वो हमने लिख दिया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, अनुवांशिकता की इकाई क्या है। जो अनुवांशिकता की इकाई है वो क्या है। अगर आपने कल वाली वीडियो देखी तो उसमें भी आपने क्वेश्चन देखने को मिला होगा, अनुवांशिकता है, इसकी इकाई क्या है। अगर आपने परसों की वीडियो देखी होगी, भौतिक वाली देखी होगी, तो उसमें ये क्वेश्चन 2 बार आया था कि अनुवांशिकता की इकाई क्या होती है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपके लिए, वो देख सकते हैं आप। इसमें अनुवांशिकता की इकाई होता है जीन। और इसका बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिक कूटों में कितने प्रकार के प्रकूट कोडॉन होते हैं। आपको पता हो, जो कोडॉन होते हैं वो कोडॉन कितने प्रकार होते हैं, ये कोडॉन त्रिक होते हैं, कैसे ट्रिपलेट होते हैं कोडॉन। इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 64। इनकी संख्या कितनी होती है, 64 संख्या होती है। बात करें अगला क्वेश्चन क्या है, बाह्य मल क्या होता है। अगर बाह्य मल की बात करें, ये कौन सा मल होता है। इसमें आपने देखा बाह्य मल होता है घरों और उद्योगों में से, घर है, उद्योग और अन्य स्रोत है, इनसे निकलने वाला जितना भी गंदा पानी है, जिसमें क्या होता है, मलमूत्र होता है, और क्या होता है, अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। जैसे आपने देखा चीनी फैक्ट्री होती, चीनी मिल होती है, वहां उसके पास में बहुत सारी मतलब कूड़ा करकट यानी मलबा पड़ा होता है, उससे बहुत गंदी स्मेल आती है। तो उसकी स्मेल आने से क्या होता है, हमारा जो वातावरण होता है वो प्रदूषित होता है। उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बाह्य मल कहते हैं। उसके लिए वो क्या होता है, वो जो चीनी मिल होती है उससे निकला वो पदार्थ होता है, वेस्ट पदार्थ नहीं, बेकार का पदार्थ होता है, उससे क्या पर्यावरण प्रदूषण होता है। उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बाह्य मल कहते हैं। अब इसका बात करते हैं अगले सेट की बात। अगला सेट है 2024 का, ये है 348 जी एच है। तो इसकी बात करते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, जैव विविधता क्षति के कोई 2 कारण लिखिए। अब ये क्वेश्चन आपको 2024 में ही मिला है, 2025 में। अगर आपने कल वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें क्या ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा, इसमें जो जैव विविधता उसकी क्षति के 2 कारण पूछे गए हैं। और जो परसों जॉब क्लिप कराए थे उसमें भी एक क्वेश्चन आया था कि जैव विविधता की क्षति के कारण क्या होते हैं। तो इस प्रकार के हम देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट है, इसके अच्छे से तैयार कर ले। इसमें पहला कारण क्या है, वनों की कटाई और आवास निवास होता है, आवास का विनाश होता है। यानी वनों की लोग क्या करते हैं, वनों की बहुत कटाई करते हैं। कुछ समय पहले आपने देखा होगा
वनों की कटाई की गई, वो भी क्या था, वो जैव, उससे क्या जैव विविधता को क्षति हुई थी। और उसका क्या पर्यावरण प्रदूषण, आपने देखा तो चीनी मिल होता है और बहुत से मिल होते हैं, उनके पास में क्या बहुत सारा प्रदूषण फैला होता है। और कहीं कहीं देखा जैसे बड़े बड़े शहर है, कानपुर दिल्ली जैसे शहर है, इनमें क्या बहुत ज्यादा मोटर कार होती है, मोटर गाड़ियां होती है, उनसे क्या निकलता है, धुआं निकलता है, उससे पर्यावरण प्रदूषण होता है। और क्या होता है, और ये गंगा यमुना नदी आपने देखी दिल्ली के पास में यमुना नदी है, उसमें बहुत ज्यादा क्या पॉल्यूशन है, तो उससे जल प्रदूषण होता है। इससे क्या होता है, जल विभाग को बहुत हानि होती है। अब बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है मानव में किसी एक लिंग संलग्न अप्रभावी विकार का नाम लिखिए। ये भी क्वेश्चन जो 2024 में 2025 में 25 में रिपीट हुआ था। ये क्या है, हीमोफीलिया है इसका नाम, ये क्या है, हीमोफीलिया है। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आईयूडी का पूरा नाम क्या होता है। आईयूडी क्या होते हैं, इनका पूरा नाम पूछा गया, तो आईयूडी क्या है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, यानी जो भी गर्भाशय में लगाई जाती है, जो भी गर्भाशय में जो माताओं द्वारा गर्भाशय में जितनी भी डिवाइस लगाई जाती है गर्भ निरोधक के रूप में, वो क्या होती है, वो आईयूडी कहलाती है, इन्हें क्या कहते हैं, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस कहते हैं। इसका बात जैसे इसमें कॉपरेटिव आती है, वो क्या कॉपरेटिव क्या है, आईयूडी है। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन सुन दिया हुआ है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी किन्हीं दो नील हरित शैवाल यानी साइनोबैक्टीरिया के कहना नाम बताना है। तो ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, जो नाइट्रोजन होता है उसको फिक्सेशन करते हैं। इसके कहीं दो नील हरित शैवाल का नाम पूछा गया, किसका दो नील हरित शैवाल का नाम पूछा, वो क्या है, वो नॉस्टैक है, एक तो नॉस्टॉक और दूसरा क्या है, एनाबिनान। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कहीं ना कहीं सेटों में देखने को मिलता है। इसमें क्या है, नॉस्टॉक और एनाबिना होते हैं, ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन यानी कि स्थिरीकरण करते हैं। अगर क्वेश्चन से पूछा गया जेल जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस क्या है, नहीं इसमें पूछा गया जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस ये क्या है, तो आपको पता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, इसमें डीएनए के खंडों को अलग किया जाता है। इसमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, इनके क्या करते हैं, इनके आकार और आवास आवेश के जो आकार है साइज और चार्ज है, उसके आधार पर क्या करते हैं, अलग किया जाता है। डीएनए खंडों को अलग किया जाता है, आरएनए खंडों को अलग करते हैं, प्रोटीन खंडों को अलग करते हैं, और ये जेल के माध्यम का उपयोग करते हैं। जेल इसमें क्या होता है, एक जेल अगार जेल होता है, किसी प्रकार का जेल होता है, उसका यूज करते हैं इसमें जेल फिल्ट्रेशन में। उसका देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन है सेट 2024 का ये वाला, इसमें क्या है, सेट नंबर 3 है ये सेट है 348 जीआई है। इसमें हम देखते हैं डाउन सिंड्रोम, जैसे इसमें क्या पहला क्वेश्चन है डाउन सिंड्रोम विकार गुणसूत्र, जो डाउन सिंड्रोम है इसके गुणसूत्र में कितने जोड़े का असमानता होती है, नहीं वह कौन सा जोड़ा होता है जिसमें डाउन सिंड्रोम में मतलब विकार की असमानता होती, क्या होती है, असमानता होती है, वो होता है 21वीं जोड़ी का। 21वीं जोड़ी पे आपको बताओ, 21 जोड़ी पे एक्स एक्स गुणसूत्र होता है, या नर हो या मादा हो, सब में 21वीं जोड़ी क्या होता है, एक्स एक्स गुणसूत्र होता है। इसमें अतिरिक्त क्रोमोसोम की उपस्थिति यानी इसमें एक और क्रोमोसोम ऐड हो जाता है, क्या होता है, इसमें एक और अतिरिक्त गुणसूत्र आगे ऐड हो जाते हैं, तो इसी कारण कहता है डाउन सिंड्रोम हो जाता है, इसी कारण कहता है डाउन सिंड्रोम होता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन से पूछा गया, ये क्या लिखा है, इसमें लिखा है स्त्रियां, यहाँ पर लिखा हुआ है स्त्रियां, यहाँ पर लिखा हुआ है स्त्रियां, स्त्रियों के द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी एक गर्भ निरोधक का क्या कहना नाम बताना है। तो स्त्री द्वारा उपयोग किया जाने एक गर्भ निरोधक का क्या नाम है, वो है फीमेल कंडोम। क्या फीमेल कंडोम होता है, जो स्त्री होती है फीमेल कंडोम के लिए अपने वजाइना में लगा इंटर कर लेती है, इससे क्या होता है, एक प्रकार का गर्भ निरोधक होता है। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन से पूछा हुआ, अगला क्वेश्चन है आरएनए में कौन सी शर्करा उपस्थित होती है, यानी आरएनए होता है उसमें कौन शर्करा उपस्थित होती है, उसमें होती है राइबोस शर्करा। और डीएनए में कौन सी उपस्थित होती है, अगर बात करें डीएनए की, तो डीएनए में होती है डीऑक्सी राइबोस शर्करा। कौन सी होती है, डीएनए में होती है डीऑक्सी राइबोस शर्करा होती है डीएनए में, और राइबोस शर्करा होती है आरएनए में। और डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का पूरा नाम होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये भी पूछ जाता है कभी डीएनए का फुल नेम बता, फिर आरएनए का फुल नेम बता, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है नर युग्मकोद्भिद का विकास पुष्प के किस अंग में होता है, जो पुष्प होता है पुष्प में क्या होता है, जो परागकण का निर्माण होता है वो किस भाग में होता है, वो होता है परागकोश में, यानी वो होता है परागकोश में, लघु बीजाणुधानी में होता है। तो जो नर युग्मकोद्भिद है इसका निर्माण किस में होता है, इसका निर्माण होता है लघु बीजाणुधानी में होता है, ये हमेशा याद रखना है हमें। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन से पूछा गया, अगला क्वेश्चन में क्या है, नवजनन कोशिकाएं, जो नवजनन कोशिकाएं हैं किस प्रकार के विभाजन के पश्चात शुक्राणु का निर्माण करती हैं। जो नवजनन कोशिकाएं किस प्रकार का विभाजन करती हैं जिससे क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है, तो वो होता है अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा होता है, वो होता है अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके द्वारा क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अर्धसूत्री विभाजन में आपको पता होगा एक कोशिका कितनी कोशिकाएं बनती है, एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बनती हैं, और समसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 2 कोशिका बनती है। इसके बाद बात करते हैं अगला क्वेश्चन से पूछा गया, अगला क्वेश्चन है सेट नंबर 4 से 2024 में आया था 348 जे है ये। और इससे बात करते हैं अगला क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया मलेरिया रोग का जो संचरण होता है किस जीव के कारण होता है, जो मलेरिया का जो संचरण होता है वो किस जीव के द्वारा होता है, वो होता है एनाफ्लीज मच्छर, मादा मच्छर द्वारा। कौन सा मच्छर होता है, वो होता है एनाफ्लीज मादा मच्छर होता है, जिसके द्वारा मलेरिया रोग होता है, उसका क्या होता है, संचरण होता है, इसके द्वारा हम लोग
एक स्थान से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है। एनाफिलीज मादा मच्छर होता है, इसके द्वारा क्या होता है, मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। संभाग ये करता है, एनाफिलीज मच्छर होता है संभाग के रूप में, क्या वाहक के रूप में, वाहक की तरह कार्य करता है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है पीसीआर संकेताक्षर का पूर्ण रूप क्या है, यानी पीसीआर इसका पूरा नाम पूछा गया है। ये पीसीआर जो है ये वाला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये किसी न किसी सेट में हर साल मिलता है। क्योंकि मैं अब तक बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ, मतलब बहुविकल्प भी मैंने कराए थे, अति लघु भी कराए थे कल वाली वीडियो में, तो इन सब में ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि पीसीआर का फुल नेम क्या होता है। पीसीआर फुल नेम होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अगर आपने वीडियो कल वाली नहीं देखी तो हमारी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आपको कल और परसों वाली जो वीडियो थी वो आपको देखने को मिल जाएगी। अगर क्वेश्चन से पूछा गया किसी एक पारजीवी जंतु का नाम बताइए, यानी किसी एक इसमें पूछा गया कि किसी एक पारजीवी जंतु का नाम बताइए, तो पारजीवी जंतु का नाम इसमें क्या लिखा है, इसमें हम खरगोश नाम लिख सकते हैं। इसमें क्या लिखेंगे, हम खरगोश लिख देते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछा गया है पुष्प के रंगीन आकर्षण दल किस प्रकार से परागण हेतु उपयुक्त होते हैं, यानी जो दल का काम क्या होता है, दल का काम होता है मतलब जो परागण के कारक होते हैं उनके लिए अट्रैक्ट करने का काम होता है। क्योंकि ये जो दल होते हैं ये गुलाबी कलर के होते हैं, आप लोग कई नहीं, ये रंग बिरंगे होते हैं, तो इनसे क्या होता है, जितने जो कारक होते हैं परागण के लिए जो कारक होते हैं वो क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, तो उसके पास जाते हैं, फिर उस पर क्या होता है, जो परागण चिपक जाते हैं और दूसरे पुष्प के पास जाते हैं तो वहां पर छोड़ देते हैं, तो उस पर पॉलिनेशन होता है। तो क्या करता है, पुष्प के रंगीन आकर्षण दल परागणकर्ताओं के लिए, जो परागणकर्ता है यानी जो कारक है उनके लिए आकर्षित करते हैं और क्या कहते हैं, परागण में सहायक होते हैं। ये क्या करते हैं, परागण में सहायक होते हैं। अगर आपसे कोई पूछ सकता है कि दल किस प्रकार के अंग है, ये सहायक अंग है या फिर क्या है, लैंगिक अंग है, तो ये क्या है, लैंगिक सहायक अंग है। क्योंकि ये क्या करते हैं, जो परागण करता है ये कारक है, उन फैक्टर के लिए क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अगला क्वेश्चन है ये है पारिस्थितिकी तंत्र की शब्दावली हरे पादपों हेतु किस शब्द का उपयोग किया जाता है। जो इनका कहना मतलब ये है, पारिस्थितिक तंत्र है, पारिस्थितिक तंत्र में हरे पादप होते हैं, इनके लिए हम क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं उत्पादक। उत्पादक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण करके क्या करते हैं, वो स्वयं बनाते हैं, इसलिए क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। तो जो हरे पादप होते हैं इनके लिए पारिस्थितिक तंत्र में क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं उत्पादक। और उत्पादक के कौन खाता है, इन्हें खाता है प्रथम उपभोक्ता, इन्हें खाता है प्रथम उपभोक्ता। इनके लिए प्रथम उपभोक्ता मतलब खाता है, उसका इनके लिए खाता है, प्रथम के लिए कौन खाता है, द्वितीय उपभोक्ता खाता है। इसी प्रकार से ये क्या है, ये परिस्थिति तंत्र चलता रहता है। और लास्ट में क्या होता है, लास्ट में जो हाईएस्ट लेवल का उपभोक्ता होता है उसके लिए क्या कहते हैं, उसकी डेथ होती है, नहीं मृत्यु होती है, तो उसके लिए कंपोजर होते हैं, यानी जो उत्पादक क्या होते हैं, अपघटक होते हैं, अपघटक उसके लिए अपघटित कर देते हैं, फिर से वही साइकिल स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद बात करते हैं अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन पूछा गया सेट नंबर 4 से पूछा गया, ये सेट नंबर 4 है। इसमें क्या है, इसमें कौन सा सेट है, ये जी के सेट है। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है कार्पस ल्यूटियम किस हार्मोन का स्राव करते हैं, यानी कार्पस ल्यूटियम होता है ये किस हार्मोन का स्राव करते हैं, ये पूछा गया। तो इसमें क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है वो क्या होता है, कार्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया स्टेम कोशिका है, जो स्टेम कोशिका ये क्या कोशिका, ये कौन सी कोशिका होती है, तो स्टेम कोशिका के बारे में देखेंगे। ये ऐसी कोशिका है, ये क्या, ये ऐसी कोशिका है जिनमें शरीर के एक किसी भी अंग यानी किसी अंग को विकसित करने की क्षमता होती है। इनमें एक शरीर के अंग को विकसित करने की क्षमता होती है। इसके साथ ही ये शरीर की दूसरी कोशिकाओं के रूप में, जैसे अदर सेल के रूप में स्वयं को क्या करती है, परिवर्तित कर लेती हैं, स्वयं के लिए परिवर्तित कर लेती हैं और स्टेम कोशिकाएं कहलाती हैं। ये क्या करती है, इनके एक अंग के लिए विकसित भी कर सकती हैं और अपनी कोशिकाएं अपनी कोशिका किसी दूसरी कोशिका में यानी खुद दूसरी कोशिका में क्या परिवर्तित हो जाती है। तो इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं स्टेम सेल कहते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन से पूछा गया है, अगला क्वेश्चन से पूछा गया एक उदाहरण दीजिए जहां 2 या 2 से अधिक एलील एक ही गुण को नियंत्रित करते हैं। यानी एक ऐसा उदाहरण देना है जिसमें एक एलील होता है जो एक से अधिक जहां 2 से अधिक एलील एक ही गुण को निर्धारित करते हैं, वो क्या होता है, बहुयुग्म विकल्पी होता है। इसका उदाहरण क्या होता है, बहुविकल्पी युग्म होता है। इसमें एक से अधिक जो एलील होते हैं वो क्या करते हैं, एक ही गुण के लिए नियंत्रित करते हैं, यानी एक ही गुण के लिए कहते हैं नियंत्रित करते हैं, वहां पर होते हैं बहुयुग्म विकल्पी। जैसे मानव का रक्त समूह होता है, एबीओ रक्त समूह होता है, इस प्रकार से क्या होता है, इसका उदाहरण होता है। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन से पूछा गया है किसने वंशानुक्रम के गुणसूत्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। वह कौन था जिसने वंशानुक्रम के क्या गुणसूत्रीय सिद्धांत के लिए क्या किया,
प्रतिपादित किया था। तब वो कौन थे? सटन एवं बाउवेरी। कौन थे? सटन और बाउवेरी थे। इन्होंने क्या 1902 में क्या किया था? गुणसूत्री सिद्धांत क्या किया था? मतलब इन्होंने प्रतिपादन किया था। अगर क्वेश्चन से पूछा गया मृत, जो मृत एवं क्षयकारी होते हैं, मृत एवं क्षयकारी होते हैं कारण पदार्थ से शुरू होने वाली खाद्य श्रृंखला का नाम लिखिए। जो मृत से स्टार्ट होते हैं, जो मृत मृत अपराधधारी होते हैं, जैसे आपने बताओ जो क्या करते हैं, जो जैसे मृत हाईएस्ट लेवल पे उपभोक्ता थे, उनके लिए अपहृत करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अपराध कहते हैं। उससे क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं अपराध। और वहां से स्टार्ट होती है श्रृंखला, उन्हें उस श्रृंखला के कहते हैं अपराध खाद्य श्रृंखला। यानी वहां से श्रृंखला स्टार्ट होती है, उससे कहते हैं अपराध खाद्य श्रृंखला कहते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं, ये छठे सेट का है, 348 जेएल है ये। तो इसका क्वेश्चन है, इसमें क्या है? इसमें पहला क्वेश्चन, इसमें पहला ही क्वेश्चन पूछा गया है कि आईयूडी का पूर्ण नाम लिखिए। सॉरी, इसमें पूछा गया आईयूडी का फुल नेम पूछिए। और आईयूडी का फुल नेम पूछा गया। पहले से क्या पूछा गया था? पहले एक सेट में पूछा गया था कि पहले सेट में पूछा गया था जो इंट्रायूटेराइन डिवाइस। हाँ, यही शायद यही क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। यही क्वेश्चन जो कल वाला सेट था उसमें आया था कि आईयूडी का फुल नेम, उस वाले में पूछा गया था। उसमें क्या था? इसमें क्या है? इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, यानी जो गर्भाशय में जो लगाई जाती है युक्तियां, तो गर्भाशय में युक्तियां लगाई जाती है, डिवाइस लगाई जाती है, जैसे कॉपरेटिव हो गया, इनके लिए जो लगाते हैं गर्भाशय में स्त्री लगाती है, उन्हें क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आईयूडीज कहते हैं। क्या कहते हैं? आईयूडी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन दूसरी बार रिपीट हुआ है। तो ये क्या है? ये भी क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट है, ये इस साल आने के चांस रहते हैं, 2026 में आ सकता है। ये क्वेश्चन आ नहीं सकता, आने ही वाला है। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है, वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? जो क्रोमोसोमवाद था, ये किसने प्रस्तुत किया था वंशागति का? तो ये क्या था? ये क्या था? सटन एवं बोवेरी ने। अब यहाँ पे आप देखते हैं ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ। यहाँ पे भी क्या है? वंशानुक्रम का गुणसूत्री सिद्धांत किसने किया था? सटन बोवेरी ने किया था। 1909 में 2 में किया था। इसके बाद इसमें यहाँ पर क्वेश्चन फिर आ गया, देखो ये कि क्रोमोसोमवाद किसने दिया था, यानी गुणसूत्रीवाद जो था वो किसने दिया? सटन बोवेरी ने 1902 में दिया था। यहाँ पर क्वेश्चन तो रिपीट हो गया है, नहीं हर साल ही रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है, मेंडल ने मटर के पौधे में कितने जोड़ी विपर्यार्थ लक्षणों का अध्ययन किया था? ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन कल के सेट में भी, कल को 2025 का जो सेट था उसमें भी आया था। तो ये भी इसमें भी आया कि इसमें 7 जोड़ी होते हैं। और भौतिक के लिए भी क्वेश्चन पूछता, उनमें भी क्या था? एक क्वेश्चन पूछा गया है भौतिक के लिए में भी, केवल मेंडल के कितने कितने जोड़ी विपरीत लक्षण लिए थे? वो लिए थे 7 जोड़ी लक्षण लिए थे। इसके बाद बात करते हैं, अगला क्वेश्चन इसमें दिया है कि अनिषेक जनक फल क्या है? जो अनिषेक जनक फल होते हैं, ये क्या होते हैं? तो ऐसे फल जो बिना निषेचन के उत्पन्न होते हैं, यानी बनते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं अनिषेक जनक फल। जैसे क्या? अनिषेक जनक फल, कुछ पादपों में फल बिना निषेचन के ही विकसित हो जाते हैं। जैसे कुछ पादप होते हैं, इनमें बिना निषेचन के क्या होते हैं? फल निर्मित हो जाते हैं। इन्हें कहते हैं अनिषेक फल कहते हैं। उदाहरण के तौर पर केला हो गया, जो बनाना होता है, बनाना क्या होता है? ये होता है अनिषेक जनक फल होता है। ऐसे फल क्या होते हैं? ये बिना निषेचन के ही, मतलब कुछ पौधों में बिना निषेचन के जो फल निर्मित हो जाते हैं उन्हें अनिषेक जनक फल कहते हैं। उदाहरण के केला हो गया। अगला क्वेश्चन से पूछा गया एकस्व, जो एकस्व होता है, पेटेंट होता है। पेटेंट से आप क्या समझते हैं? अब एकस्व क्या होता है समझते हैं पहले। जैसे आपने कोई भी चीज बनाया, कोई भी जैविक खाद या कुछ भी बनाया आपने, तो अगर आपने उसके लिए अपने नाम पे करा लेते हैं, जैसे उसका पेटेंट ले लेते हैं। पेटेंट मतलब होता है कि अपना उस पर अधिकार दिखाना, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति कॉपी ना कर सके कि हमने, जैसे आपने कोई चीज बनाई, अब उसके लिए अगर किसी दूसरे ने चुरा लिया तो क्या होती है? पेटेंट चोरी। वो क्या होती है? जैविक चोरी कहलाती है। जैसे मान लो आपने कोई किसी चीज खोज की, आपने कोई बारसी खोज किया, आपने बारसी खोज किया, आपने बारसी खोज करने के बाद अगर आपने इसके लिए पेटेंट नहीं कराया, इस पे अपना अधिकार नहीं बताया कि ये हमने खोजा है, तो क्या होगा? इसके लिए अगर किसी और दूसरे ने खोज कर खुद का नाम पे करा लिया तो क्या होता है? वो कहलाती है, जैसे इस बारिश के लिए किसी दूसरे ने भी खोजा, अब उसने अपना पेटेंट करा लिया, क्या अपना अधिकार करा लिया, उस संसाधन के कर उस संसाधन अपना अधिकार कर लिया, तो वो कहती है जैविक चोरी कराती है। अगर उस वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है जैविक चोरी कहलाती है। और एकस्व क्या होता है? यानी किसी भी चीज, अगर कोई संसाधन आपने बनाया, तो कोई पदार्थ है, कोई संसाधन आपने बनाया, तो उस पर अपना क्या अधिकार प्राप्त करना, अधिकार देना। ठीक है, तो इसमें इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन, कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियों अनुवांशिकता जीवों या पदार्थों जैसे जैविक संसाधनों का क्या कहते हैं? उपयोग इनके बनने वाले उत्पाद तकनीकों पेटेंट कर लेती है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जैव एकाधिकार कहते हैं। यानी किसी ने कोई चीज बनाई तो उस पर अपना अधिकार प्राप्त करना, उस पर अपना अधिकार जमाना, तो वो क्या कहलाता है? उसे कहते हैं पेटेंट या फिर एकस्व कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया सेट नंबर 7 से। ये सेट क्या है? ये 2024 का लास्ट सेट है। और इसमें ये कौन सा? ये जीएम सेट है। ये क्या है? जीएम सेट है। तो उसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन से पूछा गया तो फाइलेरिया रोग है। फाइलेरिया रोग के रोग कारक जंतु का वैज्ञानिक नाम बताइए। यानी इसका क्या वैज्ञानिक नाम बताना है? जो फाइलेरिया होता है, तो इसका बूचेरिया बैंक्रॉफ्टाई होता है। क्या होता है? बूचेरिया बैंक्रॉफ्टाई होता है।
ब्यूचेरिया बैंक्रफ्टाई होता है, ये क्या होता है, इसका रोग वाहक होता है फाइलेरिया का। फाइलेरिया का जो जो रोग वाहक होता है ये क्या होता है, ब्यूचेरिया बैंक्रफ्टाई। और फाइलेरिया फैलता किससे, ये प्रदूषित जल से फैलता है। और इसको आप पूछा गया, अगला क्वेश्चन है डीएनए और आरएनए में कोई एक अंतर बताइए। डीएनए आरएनए में वैसे बहुत अंतर है, अगर हम कोई एक अंतर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, डीएनए में डीऑक्सी शर्करा पाई जाती है, और आरएनए में क्या, आरएनए में राइबोस शर्करा पाई जाती है। ऐसे हम लिख सकते हैं, डीएनए में थायमिन पाया जाता है और आरएनए में थायमिन जगह पे यूरेसिल पाया जाता है। इसी प्रकार जिस प्रकार जो भी अंतर आपको याद है वो आप लिख सकते हैं। एक नंबर में क्वेश्चन आता है तो आपको एक ही लाइन में लिखना होता है, ज्यादा बड़ा नहीं लिखना होता है, क्योंकि अगर ज्यादा बड़ा लिखेंगे तब भी एक नंबर मिलेगा, अगर आप वन लाइन क्वेश्चन करेंगे तब भी आपको एक नंबर मिलेगा। तो अपना बोर्ड एग्जाम में समय बचाएं और आगे क्वेश्चन है उनके लिए हल करने की कोशिश करें। एक ही क्वेश्चन पे अपना ज्यादा समय व्यर्थ ना करें। जितना पूछा गया उतना ही करने का प्रयास करें, उससे ज्यादा लिखेंगे तो आपको ज्यादा नंबर तो मिलेगा नहीं। ऐसा तो नहीं एक नंबर क्वेश्चन तो फिर 4 नंबर मिल जाएगा, 4 नंबर ऐसा होने मिलेगा तब भी एक ही नंबर, कितना तब भी एक ही नंबर मिल जाएगा। तो हम क्यों एक ही लाइन में लिखेंगे। इसीलिए अगर क्वेश्चन से पूछा गया किन्हीं दो जैव विविधताओं तप्त स्थलों के नाम लिखिए, किन्हीं दो हॉटस्पॉट के नाम लिखने हैं, जो जैव विविधता के 2 हॉटस्पॉट के नाम लिखने। तो पहला क्या है, भारत में भारत में जो पूर्वी हिमालय है, क्या है जो पूर्वी हिमालय है, भारत में पूर्वी हिमालय है और पश्चिमी घाट है। इन ये दो क्या है, ये हॉटस्पॉट है। ये क्या, भारत के 2 हॉटस्पॉट है। एक तो है क्या, भारत का पूर्वी हिमालय, दूसरा है पश्चिमी घाट। ये क्या तप्त स्थल है भारत के। अगर क्वेश्चन देखते हैं इसमें, मानव वृषण में सर्टोली कोशिकाओं का कार्य क्या है। ये सर्टोली कोशिकाएं आपको फिर से रिपीट हो गई है, यानी ये क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट है, आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लें। तो वृषण की जनन एपिथीलियम में, जनन कोशिकाओं के मध्य में जो जनन कोशिकाएं होती है एपिथीलियम में होती है। इसमें क्या होती है, जनन कोशिकाएं होती है इस प्रकार की, क्या होती है, जनन कोशिकाएं होती है। इनके मध्य में क्या होती है, लंबी सी और फूली हुई क्या होती है, संरचना होती है कुछ इस प्रकार। फूली हुई क्या होती है, फूली हुई क्या होती है, कोशिकाएं होती हैं। इन फूली हुई लंबी कोशिकाओं क्या कहते हैं, इन फूली हुई लंबी कोशिकाओं को कहती है सर्टोली कोशिकाएं। क्या कहते हैं इनके लिए, कहते हैं सर्टोली कोशिकाएं। फूली हुई सर्टोली कोशिकाएं शुक्राणु का पोषण करती है। क्या करती है, ये शुक्राणु का पोषण करती है। इनमें शुक्राणु क्या करते हैं, इनमें अपना सिर के लिए धसा लेते हैं। इस प्रकार से शुक्राणु होते हैं सर्टोली कोशिकाओं को अपने शरीर के लिए धसा लेते हैं और पोषण प्रदान करते रहते हैं। तो इनका काम क्या होता है, सर्टोली कोशिकाओं के शुक्राणु को पोषण प्रदान करने का काम करती है। इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है ये वाला। ये क्वेश्चन क्या है, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और 2024 में आने वाला 2024 में जो सेट था, 7 में लास्ट सेट था, उसके लास्ट क्वेश्चन है। और इस वीडियो में भी लास्ट क्वेश्चन है, नहीं सेट का तो मतलब सेट का अति लघु का लास्ट क्वेश्चन है और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया डीएनए अणु को कौन सा एंजाइम तोड़ता है। तो डीएनए अणु को कौन सा एंजाइम तोड़ता है, ये पूछा गया। तो इसमें कहता है एंडोन्यूक्लियस। क्या कौन सा एंजाइम तोड़ता है, डीएनए अणु के लिए एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है वो तोड़ता है। और आपको पता है एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के आणविक कैसी भी कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, एक तो एक्सोन्यूक्लियस होता है, एक एंडोन्यूक्लियस होता है। एंडोन्यूक्लियस होता है ये क्या कहता है, विशिष्ट स्थान काटता है। एक्सोन्यूक्लियस होता है वो डीएनए के साइडों से काटता नहीं, छोर से काटता है। बस यही क्वेश्चन थे आज के, मतलब आज के इतने क्वेश्चन थे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो, अगर हेल्पफुल लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, ये जो सीरीज चल रही है आपकी, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, जो 2024-25 के जो 2024-25 के क्वेश्चन है, 2024-25 के जितने भी क्वेश्चन है 2024 और 2025 के जितने भी सेट है, इनके 7 सेट हो गए इसके और 7 सेट हो गए 2025 के। इन दोनों को सेट मिला के कितने 14 सेट बन गए। तो 14 सेट की मैं सभी आपके लिए वीडियो देने वाला हूं। आपको इसी चैनल पर सभी वीडियो मिलेगी। पहले मैंने कराया आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चन कराए थे आपके लिए। एमसीक्यू की अगर आपके लिए क्या, अगर एमसीक्यू की आपके वीडियो नहीं मिली है तो आप इसकी वीडियो क्या है आपके डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगी। इसके बाद मैंने आपको कल कराए थे जो अति लघु क्वेश्चन थे, वो मैंने कराए थे आपके लिए अति लघु कराए थे, उसका पार्ट 1 था और ये पार्ट 2 है। इसकी भी अगर आपके इन दोनों वीडियो की लिंक होगी भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके आप वीडियो के लिए देख सकते हैं। और ये सीरीज बहुत लंबी जाने वाली है, आपके जितने भी इंपोर्टेंट 7 सेट से बनने वाले हैं, 7 14 सेट से नहीं बनने वाले, ये सभी मैं आपको कराने वाला हूँ। और इसी प्रकार से आपको लघु के बाद धीरे मिलेगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन जो चित्र वाले थे वो आपको सब कराने वाला हूँ। तो इसी प्रकार से हमारे चैनल को सपोर्ट करें, थोड़ी सी नया चैनल है, थोड़ा हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।